हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रीति है। मेरा ताल्लुक एक छोटे से गांव से था और उस गांव का मेरे दादाजी मुखिया थे। मुखिया होने की वजह से मेरे दादाजी की उस गांव में बहुत इज्जत थी, बहुत सम्मान था। हर कोई उनसे नजरें झुकाकर मिला था। लेकिन मेरे दादाजी बहुत ही अच्छे दिल के इंसान थे। उनके दिल में दया कूट कूट कर भरी हुई थी। हर किसी से बहुत ही प्यार से पेश आते थे, हर किसी का ख्याल रखते थे। मैं अपने दादाजी, चाचा और चाची के साथ दादाजी की खानदानी हवेली में रहती थी, जहाँ पर मैं बहुत ही खुश और ऐशो आराम की जिंदगी जी रही थी। मेरे दादाजी दुनिया की हर खुशी लाकर मेरी झोली में डाल देते थे। उन्होंने कभी मुझे मेरे माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी थी। मेरे चाचा चाची भी मुझे सगे माँ बाप की तरह प्यार करते हैं और मेरी हर खुशी का ख्याल रखते थे। दादाजी ने तो मुझे इस बात से भी अनजान रखा था कि मैं किसकी बेटी हूँ। बचपन से लेकर जवानी तक उन्होंने मुझे इस बात का एहसास नहीं होने दिया था कि मैं लावारिस हूँ, और उन्होंने मुझे सड़क से उठाया था। जब कभी मैं अपने माँ बाप के बारे में दादाजी से बात करती तो वह मेरी बात को गोल गोल घुमा देते। दादाजी की बेपनाह मोहब्बत के बावजूद मैं अपने माँ बाप को बहुत याद करती थी, उनसे मिलना चाहती थी, एक बार उन्हें देखना चाहती थी। हजार बार मैंने दादाजी से इस बारे में बात की थी, लेकिन वह हर बार यही कहते, सही समय आने पर तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, अभी सही समय नहीं आया है। शायद दादाजी मुझे कभी ना बताते। एक दिन दादाजी मेरे बारे में बात कर रहे थे। राजेश, तुम ही बताओ, प्रीति मुझे अपने माँ बाप के बारे में पूछती है, मैं उसे क्या जवाब दूं कि मैं उसे सड़क से उठाया था, किसी ने उसे लावारिस की तरह सड़क पर फेंक दिया था, और उसी दिन मेरा यह राज खुला था कि मैं लावारिस हूँ। हालांकि इससे पहले तो मैं दादाजी को अपने सगे दादाजी, चाचा चाची को अपने सगे चाचा चाची ही मानती थी। लेकिन उस दिन दादाजी के मुंह से यह बात सुनकर मुझे एहसास हुआ कि मैं इस खानदान का खून नहीं थी। दादाजी ने तो मुझे रास्ते से उठाया था। यह सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर गया था। मेरा सब्र जवाब दे दिया। मैं अपने कमरे में आई और फूट फूट कर रोने लगी। हे भगवान, पता नहीं मैं किसका पाप हूँ जो ऐसे मुझे रास्ते पर फेंक कर चला गया था। दादाजी ने मेरी बहुत अच्छी परवरिश की। उन्होंने मुझे अच्छी शिक्षा दिलवाई। जब मैं 10वीं का इम्तिहान दिया, बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई। हमारे गांव में कोई कॉलेज नहीं था। गांव के बच्चे 10वीं के बाद पढ़ने के लिए शहर जाते थे। गांव से शहर जाने के लिए 2 घंटा लग जाता था। 10वीं करने के बाद दादाजी को इस बात की चिंता थी कि प्रीति मुझसे दूर चली जाएगी। उनका कहना था, तुम्हें शहर नहीं भेजूंगा, जितना पढ़ लिया काफी है। लेकिन चाचा चाची मेरी जीत के आगे मान गए। फिर दादाजी को भी हथियार डालने पड़े। दादाजी शर्त पर माने थे कि मैं रोज घर वापस आया करूंगी, इसीलिए उन्होंने मेरे लिए इंतजाम भी करवा दी। मैं जो कभी गांव से बाहर नहीं निकली थी, शहर की रंगीनियों और खुली हवा देखकर बहुत खुश हुई थी, क्योंकि मैं कभी शहर गई ही नहीं थी। गांव की जिंदगी और शहर की जिंदगी में बहुत ज्यादा अंतर था। आखिर कई सालों की मेहनत से मेरी पढ़ाई पूरी हुई और मैं गाँव दादाजी के पास चली गई। मेरे गाँव जाने पर दादाजी बहुत खुश थे। कहते थे, प्रीति तुम्हारे बिना यह हवेली काटने को दौड़ती थी, तुम हो तो ऐसा लगता है जैसे बाहर आ गई है। उस दिन चाची ने मेरे लिए पसंद के खाने बनाए। चाचा के 2 बच्चे थे, एक बेटी नेहा और बेटा रोहन। दोनों बच्चे ही मुझसे बहुत घुले मिले थे। एक दिन मैंने दादाजी से अपनी नौकरी के बारे में बात की कि दादाजी मैं नौकरी करना चाहती हूँ। दादाजी बोले, लेकिन प्रीति बेटा, हमारे गाँव में तो एक ही प्राइमरी स्कूल है, क्या तुम इतना पढ़ लिख कर इधर नौकरी करोगी, इस छोटे से स्कूल में? मैंने कहा, नहीं दादाजी, मैं शहर में नौकरी करना चाहती हूँ। मेरी पढ़ाई का फायदा ही क्या अगर मैं घर बैठी रही तो। मैं चाहती हूँ मैं बहुत ऊपर तक जाऊँ और आपका नाम रोशन करूँ। मेरे दादाजी ने कभी मेरी बात नहीं टाली थी। मेरी इस बात पर भी बोले, ठीक है प्रीति, शहर में मेरा एक दोस्त है, मैं नौकरी के लिए उससे बात करूँगा। यूँ दादाजी ने अपनी जानने वाले दोस्त से मेरी नौकरी के बारे में बात कर ली। मुझे बैंक में बहुत अच्छी पोस्ट पर नौकरी भी मिल गई। यह नौकरी पाकर मैं बहुत खुश थी। नौकरी मिल जाने के बाद रहने की समस्या खड़ी हुई थी, क्योंकि हमारा कोई रिश्तेदार भी शहर में नहीं था जिसके पास मैं रह लेती। मैं दादाजी की इजाजत लेकर हॉस्टल में रहने का फैसला किया, जो कि बैंक से 20 मिनट की दूरी पर था। मैं हॉस्टल से बैंक और बैंक से हॉस्टल रोड पर पैदल चलकर जाती थी। रोड के दाएं साइड पर बच्चों का एक बड़ा सा पार्क था, जहां लोग अपने बच्चों को घुमाने और खिलाने के लिए लेकर आते थे। शाम के समय आते थे। कुछ दिनों से मैं महसूस कर रही थी जैसे कोई मेरा पीछा करता है, लेकिन फिर मैंने सोचा यह मेरा वहम होगा। एक दिन जब मैं बैंक से हॉस्टल लौट रही थी तो एक मर्दाना आवाज मेरे कानों से टकराई कि मुझे आपसे बात करनी है। मैं 1 मिनट के लिए रुकी और बोली,
मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। मैं आपको जानती तक नहीं हूँ। मैं आपसे भला कैसे बात कर सकती हूँ? और आप है कौन जो यूं बीच रास्ते में मुझे रोककर मुझसे बात करना चाहते हैं? वह कहने लगा, मैं सिर्फ आपका 1 मिनट लूंगा, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। मैंने कहा, लेकिन मुझे आपसे बात नहीं करनी। अजीब लड़का था, ना जान ना पहचान, जबरदस्ती मुझसे बात करने पर तुला हुआ था। हालांकि देखने में अच्छा खासा स्मार्ट और सभ्य संस्कारी लड़का लग रहा था। मैंने उसे साफ साफ जवाब दे दिया कि मुझे लड़कों में कोई दिलचस्पी नहीं, प्लीज मेरा पीछा मत कीजिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उस लड़के ने अपना आधा चेहरा मास्क से छुपाया हुआ था, हालांकि उसकी आंखें साफ दिखाई दे रही थी, जिनमें मुझे देखकर एक अजीब सी चमक समाई हुई थी। एकदम से कहने लगा कि आप मुझसे शादी करेगी? आपको पता है, मैं आपको रोज इस पार्क में बैठे हुए देखता हूँ। मैं आपको अपनाना चाहता हूँ। देखिए, मैं दूसरे लड़के जैसा हरगिज नहीं हूँ और मैं बहुत ही शराफत से आपसे रिश्ता मांग रहा हूँ। अगर आप हाँ कह देती है तो मैं आपको अपनी जिंदगी में सारी खुशियाँ दूंगा। आपको कभी मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। प्लीज मेरी बात पर गौर जरूर करना। मैंने कहा, मेरा पीछा छोड़े, वरना मैं शोर मचाकर लोगों को इकट्ठा कर लूंगी और फिर जो आपके साथ होगा उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। वह बोला, मैं आपके लिए हर रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। मैंने कहा, अपनी बकवास बंद करो और मेरे रास्ते से हटो। उस दिन के बाद से तो रोज का यही रूटीन हो गया था। वह लड़का रोज मेरे इंतजार में रोड पर खड़ा होता और मैं उसे नजरअंदाज करके आगे गुजर जाती थी, क्योंकि मैं अपने दादाजी का भरोसा तोड़ नहीं सकती थी। उन्होंने मुझे कितने मान और विश्वास के साथ शहर में नौकरी करने और अकेले रहने की अनुमति दी थी। मैं इस तरह अपनी राह से भटक कर उनके विश्वास को तोड़ना नहीं चाहती थी। और दूसरी बात, मुझे मर्द जात पर भरोसा ही नहीं था। मैं उनके चक्कर में पड़ना नहीं चाहती थी, जिसकी वजह से मेरे दादाजी और मेरी बदनामी हो। इसीलिए मेरे रोज का रूटीन था कि मैं उसे नजरअंदाज करके गुजर जाती थी। 2-3 दिन से मुझे वह लड़का नजर न आया तो मुझे कुछ अजीब सी बेचैनी सी होने लगी थी, ऐसे जैसे मुझे कहीं भी सुकून नहीं मिल रहा था। मैं अपनी इस बेचैनी की वजह समझ नहीं पा रही थी। एक दिन दादाजी का फोन आया। वह मुझसे बोले, प्रीति, क्या तुम कुछ दिन की छुट्टी ले सकती हो? मैं बोली, दादाजी सब ठीक तो है ना? वह बोले, जब घर आओगी तब बताऊंगा, बस तुम जल्दी से घर आ जाओ। तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है जो मैं तुम्हें घर आने के बाद ही दूंगा। मैंने कहा, ठीक है दादाजी, मैं घर आ रही हूँ। कल मैं गाँव पहुँच जाऊंगी, आप ड्राइवर को भेज देना। खैर, अगले दिन मैं ड्राइवर के साथ हवेली पहुंच गई थी। हवेली में काफी चहल पहल और रौनक लगी हुई थी। चाची हवेली के आंगन की सफाई सुथराई में बिजी थी। हवेली का माहौल देखकर ऐसा लग रहा था जैसे बहुत बड़ा फंक्शन रखा गया हो। मैं हैरत से हवेली के चारों तरफ देखा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था यह क्या हो रहा है और दादाजी ने मुझे इतना अर्जेंट क्यों बुलवाया है। मैं चाचा को नमस्ते करने के बाद दादाजी के कमरे में चली गई। दादाजी अपनी कुर्सी पर बैठे किताबें पढ़ने में बिजी थे। मैंने जाते ही दादाजी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और उनसे लिपट गई। दादाजी ने प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरा और बोले, प्रीति, तुम बहुत किस्मत वाली हो। मैं मुस्कुराते हुए बोली, वह तो मैं हूँ जो मुझे इतने अच्छे और प्यार करने वाले दादाजी और चाचा चाची मिले। दादाजी बोले, प्रीति, मैं तुम्हारे लिए एक फैसला लिया है। तुम्हें पता है, मैं तुम्हारे लिए कभी भी बुरा नहीं सोचूंगा। मैं बोली, बिल्कुल दादाजी, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आप मेरे लिए जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। दादाजी बोले, प्रीति, मैंने तुम्हारे लिए जो फैसला लिया है, मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे फैसले पर कभी ना नहीं करोगी। मैंने कहा, दादाजी, आप किस फैसले की बात कर रहे हैं? वह कहने लगे, प्रीति, तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छे घर से रिश्ता आया है। लड़का भी बहुत ही हैंडसम है और लोग ही बहुत अच्छे हैं, मुझे पसंद आए हैं। मैं तुम्हारे पूछे बगैर उन लोगों को घर पर आने की दावत दी है, इसीलिए मैंने तुम्हें शहर से यहाँ हवेली बुलाया है ताकि तुम भी उन लोगों से मिल लो। मुझे तो वह लोग खानदानी लगते हैं, इसीलिए मैंने रिश्ते के लिए भी हामी भर ली है और फिर उनका अपना बहुत बड़ा बिजनेस है। मुझे उम्मीद है तुम वहाँ बहुत खुश रहोगी, लेकिन मैं तुम्हारी इजाजत के बगैर कोई भी कदम नहीं उठाऊंगा। अगर तुम्हें वह लड़का पसंद न आए तो हम इस रिश्ते से इनकार कर देंगे, लेकिन एक बार तुम्हारा उनसे मिलना जरूरी है। मैं बोली, दादाजी, जैसा आपको सही लगे। यह कहते हुए मैं उठकर कमरे में चली गई। पता नहीं क्यों मुझे यह सब सुनकर बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई थी। शायद मैं उस अजनबी आदमी को चाहने लगी थी। मैं उदासी से कमरे में टहलने लगी। कुछ देर के बाद चाची आई और बोली, प्रीति, तैयार हो जाओ, वह लोग आने वाले हैं। मैं हाँ में सर हिलाती हुई अलमारी की तरफ बढ़ गई। मरून कलर का एक सूट निकाल कर पहना और तैयार हो गई। क्योंकि यह दादाजी का हुक्म था
जो मैं हरगिज टाल नहीं सकती थी। मैं तैयार हुई और अपने कमरे में ही बैठ गई। हवेली में सब लोग मेहमानों के आने का इंतजार करने लगे, लेकिन किसी को पता नहीं था आगे क्या होने वाला है। सब लोग शाम तक मेहमानों के आने का इंतजार करते रहे, लेकिन वह लोग नहीं आए। शाम के 5 बजे दादाजी के पास एक फोन कॉल आई, जिसे सुनने के बाद दादाजी काफी उदास दिखाई दे रहे थे। चाचा के पूछने पर दादाजी ने बताया वह लोग नहीं आएंगे। हमने उन्हें समझने में बहुत बड़ी भूल कर दी है। मैं तो समझता था वह लोग बहुत ही अच्छे शरीफ खानदानी लोग हैं, लेकिन वह तो एक नंबर के गुंडे निकले। मुझे पता चला कि आज उसका किसी के साथ झगड़ा हो गया है। उस झगड़े के बीच एक इंसान अपनी जान से हाथ धो बैठा है, इसीलिए वह लोग अपना घर बार छोड़कर फरार हो गए हैं। मैं भगवान का धन्यवाद करता हूँ कि उसने मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद होने से बचा ली, वरना मैं सारी जिंदगी खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। इस बात को अभी 6 महीने गुजरे थे कि मेरे लिए एक बहुत ही अच्छे घराने से रिश्ता आया। वह लोग बहुत ही धार्मिक टाइप के लोग थे। दादाजी को भी रिश्ता अच्छा लगा। दादाजी को वह लोग काफी पसंद आए और दादाजी ने मुझे मेरी मर्जी पूछी तो मैं चाहते हुए भी इनकार न कर पाई और मेरा रिश्ता अभिषेक से तय हो गया। अभिषेक बहुत ही अच्छी तबीयत का लड़का था। रिश्ता होने के बाद अभिषेक अक्सर मुझे कॉल कर लिया करता था, लेकिन उससे बात करके मुझे कोई भी खुशी महसूस नहीं होती थी। मेरा दिल तो जैसे उदास हो गया था। रिश्ता पक्का होने की 1 महीने बाद शादी की तारीख तय कर दी गई थी। हवेली में शादी की तैयारियां जोर शोर से शुरू थी। दादाजी के कहने पर मैंने नौकरी से रिजाइन कर दिया और दादाजी का कहना था, तुम्हारी शादी होने वाली है, बेहतर है तुम जॉब छोड़ दो। अगर शादी के बाद तुम्हारे ससुराल वालों को अच्छा लगे तो तुम दोबारा से अपनी जॉब शुरू कर लेना। शादी की तैयारियां शुरू थी और शादी की सारी शॉपिंग चाची ने शहर से की थी। वह हर जगह मुझे अपने साथ घसीटती थी। मेरे लाख मना करने के बावजूद भी वह मुझे अपने साथ लेकर जाती कि तुम हर चीज अपनी पसंद से लो। दादाजी भी जबरदस्ती मुझे चाचा के साथ भेज देते। बाजारों के चक्कर लगाकर मेरी टांगे जैसे टूट गई थी। एक दिन जब मैं और चाचा शॉपिंग पर गए तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे वही लड़का मेरे आसपास मौजूद हो। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन वह मुझे कहीं नजर न आया। घर आते ही मैं कमरे में चली गई। कुछ देर के बाद दादाजी कमरे में आए और बोले, प्रीति क्या हुआ, तुम उदास लग रही हो। अगर तुम्हारे दिल में कोई बात है तो तुम मुझे बताओ। क्या तुम शादी से खुश नहीं हो? मैं बोली, दादाजी ऐसी कोई बात नहीं है। आपने मेरे लिए जो फैसला किया है सोच समझ कर ही किया होगा। बस मैं बाजार जाने की वजह से थक गई हूँ, इसीलिए आराम करना चाहती हूँ। दादाजी बोले, अच्छा तुम आराम करो, मैं चलता हूँ। और फिर सुबह तुम्हारी मेहंदी का फंक्शन भी है, उसकी तैयारी भी करवानी है। मेहंदी वाले दिन पूरी हवेली दादाजी ने पीले रंग के फूलों से सजाई थी, जो कि बहुत ही प्यारी लग रही थी। मेहंदी वाले दिन मैंने पीले और हरे रंग का लहंगा पहना हुआ था। जब मुझे स्टेज पर बिठाया गया तो हर आंख मुझ पर टिकी हुई थी। ताजा फूलों का जेवर पहने और लंबे बालों में चोटी को आगे की तरह किए हुए मैं बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। देखने वाली हर नजर मेरी तारीफ कर रही थी। मेहंदी की रस्म करते करते रात के 12 बज गए। मैं बहुत थक चुकी थी, इसीलिए रस्म खत्म होने के फौरन बाद मैं कमरे में आ गई। जल्दी से मैंने कपड़े चेंज किए, अपने बिस्तर में लेट गई। उस दिन मेरा दिल कर रहा था कि मैं जी भरकर रो लूं। पता नहीं क्यों आज मेरा दिल अंदर से उदास हो रहा था और फिर मैंने ऐसा ही किया। मैंने अंदर से दरवाजा लॉक किया और मैं खूब रोई। मैं अपने रोने की वजह खुद नहीं जानती थी। इतनी सर्दी होने के बावजूद भी मुझे कमरे में घुटन हो रही थी और मैं बाहर लॉन में चली गई। लॉन में टहलते टहलते मैंने अपने हाथों को देखने लगी, जिन पर अभिषेक के नाम की मेहंदी लगी हुई थी। पता नहीं क्यों मेरा दिल उस अनजान लड़के के लिए धड़कने लगा था, जिसे मैं जानती तक नहीं थी। मैं इन्हीं सोचों में थी कि चाचा लॉन में आए और बोले, प्रीति तुम इतनी ठंड में यहाँ क्या कर रही हो? चलो कमरे में जाओ, वरना बीमार हो जाओगी। मैं बोली, चाचू आप चले, मैं अभी जाती हूँ। कमरे में मुझे अजीब सी घुटन हो रही थी, इसीलिए मैं बाहर आ गई। चाचा मेरे सर पर हाथ रखते हुए बोले, प्रीति किस बात की टेंशन ले रही हो तुम? फिक्र मत करो, वह लोग बहुत अच्छे हैं। देखना वहाँ जाकर तुम्हें हमारी याद बिल्कुल भी नहीं आएगी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। चाचू मेरे आंसू साफ करते हुए बोले, पगली रोते नहीं, हमारा आशीर्वाद है कि तुम अपने घर में खुश रहो। अगले दिन बारात थी। बारात वाले दिन मैंने ग्रे कलर का लहंगा पहना हुआ था। हर कोई कह रहा था कि दुल्हन तो चांद का टुकड़ा लग रही है। दोनों की जोड़ी बहुत खूबसूरत है। विदाई के समय में बहुत रोई थी। अपने माँ बाप की याद बहुत आ रही थी।
इस बात में कोई शक नहीं था कि दादाजी और चाचा चाची मुझे बेइंतहा मोहब्बत करते थे। उन्होंने कभी भी मुझे माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी थी, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मेरा दिल भर आया था। अपने माँ बाप को याद करके अभी विदाई होने में कुछ ही समय बाकी बचा था कि दादाजी का बीपी हाई हो गया और वह बेहोश होकर गिर गए। उसी वक्त डॉक्टर को बुलाया गया। चेकअप के बाद डॉक्टर ने बताया कि इनका बीपी बहुत हाई है। मैं दादाजी के पास बेटी रो रही थी। कुछ देर के बाद दादाजी को होश आया तो उन्होंने मेरी जान में जान आई। मैं दादाजी के हाथ को अपने हाथों में लेकर चूमने लगी। मैंने कहा, दादाजी आपको क्या हो गया था? अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं कैसे जीती? आप ही तो मेरा सब कुछ है। जब दादाजी की तबीयत कुछ ठीक हुई तो मेरी विदाई कर दी गई। विदाई पर दादाजी चाचा चाची सब बहुत उदास थे। मैं पीछे मुड़कर एक नज़र सब पर डाली और गाड़ी में बैठ गई। ससुराल में मेरा स्वागत बहुत शानदार तरीके से किया गया। मेरे कदमों में गुलाब के फूलों को बिछाया गया। मेरी सास ने मेरे ऊपर से पैसे उतारकर गरीबों में बांट दिए। जब मैंने कमरे में कदम रखा तो पूरा कमरा खुशबुओं से महक रहा था, जो ताज़ा फूलों की खुशबू थी। फूल मुझे शुरू से ही बहुत पसंद थे और गुलाब के फूलों से तो मुझे काफ़ी लगाव था। मेरे सास ने मेरा लहंगा सेट करते हुए मुझे बेड पर बिठा दिया और खुद भी मेरे पास बैठ गई। बोली, देखो बेटा, मैं तुम्हें अपनी बेटी बनाकर लाई हूँ। मैं चाहती हूँ तुम इस घर को स्वर्ग बना दो और घुल मिलकर सबके साथ रहो। मेरा बेटा बहुत अच्छा है, वह तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। मैं बोली, मम्मी जी मैं कोशिश करूँगी, मेरी तरफ से आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। वह खुश हो गई और मुझे आशीर्वाद देने लगी। कहने लगी, खुश रहो बेटा। मुझे यह सुनकर बहुत खुशी हुई। कहने लगी, अच्छा अब मैं चलती हूँ, अभिषेक भी आने वाला है, मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ भिजवा देती हूँ। मैं हाँ में सर हिला दिया। वह मुस्कुराती हुई चली गई। इससे पहले कि अभिषेक कमरे में आता, कमरे की खिड़की से कोई एकदम से कमरे में आया। इससे पहले मैं उसका चेहरा देखती, उसने अपना चेहरा काले रंग के कपड़े से छुपा रखा था। मैं समझी शायद कोई चोर या डाकू है। मैं तो एकदम से घबरा गई थी और इस घबराहट में मेरे मुंह से चीख निकल गई। उस इंसान ने कमरे में आते ही सबसे पहले कमरे का दरवाजा बंद किया। दरवाजा बंद करने के बाद वह मेरी तरफ बढ़ा। मैं डर के मारे सिमट कर बैठ गई। उसने मेरा हाथ पकड़कर बोला, क्यों की तुमने यह शादी? अब देखना मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। मैं तुम्हें किसी के काबिल नहीं छोड़ूंगा। वह इस कदर गुस्से से बोल रहा था कि आवाज कमरे से बाहर जा रही थी। बाहर से अभिषेक बार बार दरवाजा खटखटा रहा था। मैंने उस इंसान के आगे हाथ जोड़ दिए कि भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। मैं नहीं जानती तुम कौन हो और क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो। आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने तो कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा। लेकिन वह आगे से दहाड़कर बोला, तुमने मेरे साथ गलत किया है और इसका बदला मैं तुमसे जरूर लेकर रहूंगा। वह मेरे हाथों को पकड़कर इतनी जोर से दबा रहा था कि दर्द से मेरी चीख निकल रही थी। जाने से पहले वह ऊंची आवाज से बोला, अब तो मेरे अलावा किसी की नहीं हो सकती। मैं तुम्हें किसी के काबिल नहीं छोड़ूंगा। यह कहकर वह खिड़की से चला गया, जिस खिड़की से आया था। मैं हैरान थी, आखिर उसने ऐसा क्यों किया था? उसने तो मुझे हाथ भी नहीं लगाया था, फिर वह मुझे बदनाम करने क्यों आया था? मैंने जल्दी उठकर दरवाजा खोल दिया। इससे पहले अभिषेक उस लड़के को भागकर पकड़ता, वह लड़का खिड़की से कूदकर जा चुका था। अभिषेक गुस्से से मेरी तरफ बढ़ा, कहने लगा, कौन था वो? मैं बोली, मैं नहीं जानती। अभिषेक ने जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा। कहने लगा, अगर तुम उसे नहीं जानती तो वह तुमसे मिलने यहाँ क्यों आया था? तुम जैसी बदचलन लड़की मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। अगर वह तुम्हें पसंद था तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? उसी से कर लेती। अब मुझे समझ आया कि तुम शादी से पहले मुझसे बात करने से क्यों कतराती थी। मैं जब भी फोन करता तुम बहाने बनाकर फोन काट देती थी। मैं बोली, अभिषेक मैं नहीं जानती वह कौन था। मेरी बात पर अभिषेक गुस्से से दहाड़ा था। कहने लगा, एक तो गलती करती हो और ऊपर से झूठ बोलती हो। तुम इस काबिल नहीं हो कि मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करूं। मैं अभी और इसी वक्त तुम्हें अपनी जिंदगी से निकालता हूँ। यह कहकर अभिषेक ने मुझे धक्के देकर कमरे से बाहर निकाल दिया। कमरे से नहीं, उसने मुझे घर से भी निकाल दिया। मैं उसी रात रोती धोती अपने दादाजी की हवेली में आ गई। तीसरे दिन ही अभिषेक ने मुझे तलाक के पेपर भिजवा दिए थे। मैं सबको सफाई देती रही कि मैं गलत नहीं हूँ, मेरा किरदार बिल्कुल साफ सुथरा है और उस लड़के ने मेरे साथ धोखा किया है। उसने मुझे बदनाम करने की कोशिश की थी। उस लड़के ने तो मुझे हाथ भी नहीं लगाया था, लेकिन किसी ने भी मेरी बात का विश्वास नहीं किया था।
और अभिषेक ने मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दिया था। मैं हवेली में सबसे नजरें चुरा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया हो। मैं निर्दोष होते हुए भी खुद को मुजरिम समझ रही थी, हालांकि मैंने कुछ भी नहीं किया था। मेरा भगवान जानता था कि मेरी इज्जत सुरक्षित थी, मेरी इज्जत पर कोई भी दाग नहीं था। दादाजी ने मुझे बहुत तसल्ली दी थी। मुझे अपने पास बिठाकर बोले, प्रीति मुझे पूरी बात बताओ, मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन जो बात अभिषेक ने बताई है उसमें भी कोई ना कोई सच्चाई जरूर होगी। और तुम खुद कह रही हो कि हाँ वह लड़का तुम्हारे कमरे में आया था। मुझे सारी बात बताओ। मैं दादाजी को सारी बात बता दी तो वह बोले, बहुत बदनसीब है वह लोग जिन्होंने तुम पर इल्जाम लगाकर तुम्हें घर से निकाल दिया। वह मुझे तसल्ली देते हुए बोले, बेटा सब्र करो, भगवान सब ठीक करेगा। यह तो मैं भी जानती थी कि मेरी तलाक के बाद दादाजी अंदर से टूट चुके थे। वह किसी से नजर नहीं मिला पा रहे थे कि उनकी पोती की शादी को एक दिन भी नहीं हुआ और वह तलाक लेकर हवेली में बैठी है। दिन गुजरते रहे। मेरी तलाक के बाद हवेली में खामोशी छा गई थी। यह खामोशी तब खत्म हुई जब मेरे लिए दूसरी बार एक रिश्ता आया। लड़का सरकारी स्कूल में टीचर था। दादाजी ने इस रिश्ते को सही जाना और मेरे रिश्ते के लिए हाँ कर दी, क्योंकि वह लोगों की ज्यादा बातें नहीं सुन सकते थे। उस लड़के का नाम राहुल था। राहुल मिडिल क्लास घराने से संबंध रखता था। उससे बड़ी 2 बहनें थी। उनकी जिम्मेदारी निभाते निभाते उसकी उम्र भी थोड़ी ज्यादा हो गई थी। दादाजी ने बहुत ही सादगी के साथ राहुल से मेरी शादी कर दी। मैं भी भगवान की राजी में राजी थी। राहुल ने मुझे टैक्सी में बिठाया और विदा करके अपने घर ले गया। उसके साथ जाते हुए मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हवेली से बहुत बड़ा बोझ उठाकर ले जा रही हूँ। राहुल का घर काफी पुराना था। हर तरफ गंदगी फैली हुई थी। मैंने जाते ही पूरा घर अच्छी तरह साफ किया था। राहुल बोला, प्रीति छोड़ो, यह सब कल कर लेना, अब तुम यही हो। एक दिन की दुल्हन होकर तुमने आते ही सफाई करना शुरू कर दी। मैं बोली, मुझे गंदगी में रहने की आदत नहीं है। शाम हो चुकी थी। राहुल मुझे बोला, मैं बाहर से खाना लेकर आता हूँ। राहुल के घर में कोई नहीं था। उसकी बहनें भी शादी में शामिल नहीं हुई थी, क्योंकि वह दूसरे शहर में रहते थे और उनके बच्चों के पेपर चल रहे थे, इसीलिए वह नहीं आ पाई थी। राहुल के माँ बाप भी जिंदा नहीं थे। वह घर पर अकेला रहता था। मैंने कहा, कोई बात नहीं राहुल, मैं घर पर ही कुछ बना लेती हूँ। लेकिन राहुल नहीं माना और खाना लेने होटल चला गया। अभी राहुल को गए 10 मिनट भी नहीं हुए थे कि वही आदमी मुंह पर काला नकाब डाले एकदम से दरवाजा खोलकर अंदर आया। मुझे हाथ से पकड़कर कमरे में चले गया और दरवाजा बंद कर दिया। उसने मैंने दोनों बाजू से मुझे पकड़ा और मेरे कपड़े फाड़ दिए और चीख कर बोला, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें अपने अलावा किसी को होने नहीं दूंगा। मैंने उससे कहा, मुझे चैन से जीने दो, पहले भी तुम्हारी वजह से मेरा घर बर्बाद हो चुका है। आखिर तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इतनी देर में ही राहुल वापस आ गया। वह जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। प्रीति दरवाजा खोलो, अंदर कौन है? उसने एकदम से दरवाजा खोला। राहुल उसकी तरफ लपका तो उसने राहुल को धक्का दिया। राहुल लड़खड़ाकर दूर गिरा था। इतने में वह लड़का भाग गया था। मेरे फटे हुए कपड़े देखकर राहुल बोला, क्यों की थी मुझसे शादी? उसी से कर लेती जिसके साथ रंगरेलियां मना रही थी। मैं बोली, राहुल मेरा विश्वास करो, उस इंसान ने पहले भी मेरा घर बर्बाद कर दिया था। अभी भी वह मेरा घर बर्बाद करना चाहता है। मेरे और उसके बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें अपनी पवित्रता की गवाही देती हूँ। लेकिन राहुल कहने लगा, तुम जैसी औरतें पता नहीं कितनी झूठी गवाही देती है। इस बार भी मेरा घर बस न सका। राहुल ने भी मुझे तलाक दे दी और घर से निकाल दिया। मेरा दिल कर रहा था कि मैं खुद को खत्म कर लूं। समझ नहीं आ रहा था मैं कहाँ जाऊं। मैं बार बार अपने फटे हुए कपड़ों को छुपा रही थी। मैं रोड पर जा रही थी कि जाते जाते मेरी नज़र अदालत पर पड़ी थी। मुझे लगा शायद यहाँ से मुझे इंसाफ मिल जाए और मुजरिम पकड़ा जाए। मैं सीढ़ियाँ चढ़कर अदालत के अंदर चली गई। अंदर एक केस की पेशी चल रही थी। अंदर जाते ही मैंने जज से कहा, जज साहब मुझे इंसाफ चाहिए। जज ने फौरन मेरी बात सुनी। मैं बोली, हर शादी की रात कोई नकाबपोश आता है, मुझे बदनाम करके गायब हो जाता है और मेरा पति मुझे तलाक दे देता है। यह सुनकर जज बोला, कल तक मुजरिम तुम्हारे सामने होगा और उसे पूरी की पूरी सजा दी जाएगी। मैंने वह रात अदालत के बाहर गुजारी। अगली सुबह मैं फिर अदालत के अंदर थी। मेरे और जज के सिवा कमरे में कोई नहीं था। जज बोला, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। यह सारा किया धरा मेरे भाई का है।
वह तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। तुम्हारी मोहब्बत में ही उसने तुम्हारे घर उजाड़ दिए। दूसरे दफा जब उसने तुम्हारा घर उजाड़ा तो वापसी पर एक गाड़ी से टकराया। इमरजेंसी में आखिरी बार मेरी मुलाकात उससे हुई। उसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। मरने से पहले उसने तुम्हारी पवित्रता की गवाही भी दी थी और मुझसे वादा लिया था कि तुमसे शादी करके तुम्हें इज्जत से अपने साथ रखूं। मैं तुम्हारे बारे में पता करवाया था तो मुझे पता चला कि तुम हवेली नहीं गई हो। देखो किस्मत का खेल कि आज तुम खुद चलकर मेरे पास आई हो। मेरे सामने हाथ जोड़ते हुए बोला, प्लीज मेरे भाई को माफ कर दो। वह तुम्हारा गुनहगार था, लेकिन उसे उसके किए की सजा मिल चुकी है। यह सब सुनने के बाद मैं जोर जोर से चिल्ला रही थी कि तुम्हारे भाई ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मुझे कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। बाहर लोग इन आवाजों को सुन रहे थे। उस जज का नाम अमित था। खैर उसके बार बार कहने पर मैंने उससे शादी कर ली। शादी के बाद मुझे अपने घर ले गया। मैं बाद में अपने दादाजी से भी मिलने गई थी और अपने साथ होने वाले सारे हादसे दादाजी को बताए थे। दादाजी ने भी उस इंसान को माफ कर दिया जिसने मेरी जिंदगी के साथ इतना बड़ा खेल खेला था। बाद में मुझे पता चला यह वही इंसान था जो बैंक पर वापसी से मेरा पीछा किया करता था। खैर मैंने भी उसे माफ कर दिया क्योंकि वह अपने अंजाम तक पहुंच गया था। अमित ने मुझे इतना प्यार दिया कि मैं अपनी बीती हुई कल को भूल गई और आज मैं अमित के साथ एक अच्छी जिंदगी गुजार रही हूँ। तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।